स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक की ज्योग्राफी के समरी लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल मृदा। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। मृदा से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके संस्तरों को लेकर अलग अलग मिट्टियों से। इसके अगले लेक्चर में जो इसका एक समरी लेक्चर है डिस्कस किया गया है उनको भी हम लोग देखेंगे, मैप पर समझने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री के भी लेक्चर्स को हमने समराइज़ किया जिसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरे अपने खुद के पढ़ाए लेक्चर्स भी हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ से आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के सारे क्रम से पढ़ाए हैं मैंने। तो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन रहेगा तो जैसे मैं डेली अपलोड करता हूँ वैसे आपको क्लासेस भी मिलती रहेंगी। आइए शुरू करते हैं। मृदा, जो यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम केवल उन्हीं को डिस्कस करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किताब में हैं, जो आपको, चूँकि बुक ईज़िली अवेलेबल है, आप सभी के पास होती है, तो ये एक अच्छी बुक है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया कि मैं इसको पढ़ाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं मृदा को। तो शैलों का अपक्षेण, विघटन, इनसे उत्पन्न भू पदार्थों, मलबा जैसे जैव सामग्रियों का सम्मिश्रण, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने से इनका विकास होता है। अब इनका संगठन कैसे होता है वो यहाँ डिस्कस किया गया है। तो मृदा के संगठन में होते हैं ह्यूमस 5 से 10%, खनिज पदार्थ 40 से 45%, मृदा 25%, मृदा वायु 25%, यानी कि जो सर्वाधिक भाग है वो खनिज पदार्थ का है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अम्लीयता देखें तो पीएच मान जो है मृदा का जो सामान्यतः पाया जाता है, जिसमें सबसे बढ़िया पौधे अपनी क्रियाएं करते हैं, तो वो 6 से लगभग 7 के बीच में पीएच वैल्यू होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि मृदा का पीएच वैल्यू जो एक आदर्श स्थिति है वो कितना होती है, तो 6 से 7 पीएच के बीच में। क्योंकि अगर अधिक अम्लीय हो गई या फिर क्षारीय हो गई तो वो मृदा पौधों के लिए हानिकारक होगी, इसलिए पीएच का मान देखा जाता है। ठीक, सॉइल प्रोफाइल में देखते हैं। सॉइल प्रोफाइल के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं। ABCD में आप देखेंगे इसको बांटा गया है, खास तौर से स्तर OABC 3 में, D नहीं है, सॉरी। तो मृदा की विभिन्न परतों के जो, अगर इसको ऊर्ध्वाधर काट दिया जाए तो जो एक पार्श्विका दिखेगी, प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ पर उसी की बात की जा रही है। इमेज बना हुआ है जिसमें सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है यही पूछा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे ऊपरी है O, उसके बाद है A, उसके बाद है B, उसके बाद है C। क्या खास बातें हैं, तो लोकेशन को देख के तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। अब आप मुझे बताइए कि ह्यूमस की मात्रा कहाँ होगी, तो ऊपरी परत में ज़्यादा होगी, यानी कि O संस्तर होगा। जो सर्वाधिक जड़ें हैं वो किस में हैं, तो आपके A संस्तर में है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ डिस्कस की गई हैं, इनको थोड़ा समझते हैं, फिर मैप पे भी यहाँ चित्र में देख लेंगे। तो O जो है ज़मीनी स्तर पर ह्यूमस, जैविक सामग्री की प्रचुरता है, तो O में ये चीज़ें हैं। A में देखिए तो ये निक्षालन का क्षेत्र कहा जाता है, पौधे की अधिकांश जड़ें इसी में पाई जाती हैं। खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ इसमें साथ साथ मिलते हैं। तो ऊपरी मृदा होती है जिसमें आप काले रंग की मृदा इसको देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक, A वाला। ठीक, अब इसी तरीके से इसके नीचे B देखते हैं। तो B जो है भूमि के नीचे की मृदा है, ये चिकनी मृदा गाद भी हो सकती है। जल संचयन का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर जल संचय होता है, यहीं पर खनिज संग्रहित हो जाते हैं। खुलनशील खनिज जो कैल्सिलाइट वगैरह है नीचे चले जाते हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, जैविक मिश्रण भी इसमें मिलते हैं। जो सबसे नीचे की है मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे, वो है ऋतुक्षरित खराब चट्टान है, स्तर C। तो अब इसके हिसाब से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इस इमेज को आप याद रखेंगे OABC। ठीक, O वाला जो है आपका सबसे ऊपरी संस्तर है, ABC। तो आपको बहुत सारी बातें स्तर, इसके क्रम को ही लेकर के आपके क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे। वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो उत्पत्ति के आधार पर भी है और ICAR ने भी किया है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्थानजन्य मृदा, परिवहित मृदा है। स्थानजन्य का मतलब जिनकी उपस्थिति वहीं पर स्थानिक हुई है, परिवहित जिनको लाया गया है कहीं से। ICAR ने बृहद समूह वाला किया है, एक लघु समूह वाला किया है। तो एक इसका थोड़ा सा चार्ट है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, और इसको हम लोग चूँकि एक एक करके डिस्कस करेंगे तो यहाँ ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। देखते हैं सबसे पहले अलुवियल सॉइल, जड़ोल मृदा। ये कैसी मिट्टी है, चूँकि उत्तर भारत का मैदान जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सभी का मैदान नदियों द्वारा लाया गया असाध्य निक्षेपों से हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर
कांप मृदा या कछारी मिट्टी मिली है। तो दो तीन बातें हैं। तटीय में जैसे निक्षेप हो या सागर पर पश्च सेगमेंट पीछे हटा हो तो जो गाद छुटी हो तो गाद मिट्टी, कांप मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी होती है। तो मैंने बताया है कि उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, बेसिन, डेल्टा वाले भागों में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। 15 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। जो सर्वाधिक गहन कृषि वाले क्षेत्र हैं उसमें यही पाई जाती है। खनिजों की बात करें तो इसमें पोटास सर्वाधिक मात्रा में और चूना पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ये पूछा जाता है कि किसमें कम किसमें ज़्यादा। आप देखेंगे इनकी मात्रा जो है कई में कम पाई जाती है। कमी किसकी होती है तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस, जिनके लिए खाद का प्रयोग किया जाता है। बलुई दोमट मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है, जबकि चिकनी जो जलोढ़ होगी उसमें जल धारण क्षमता अधिक होगी। तो जिसमें कम होगी उसकी फसलें इसी हिसाब से होंगी ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा उसमें फसल भी कैसी होती है। देखिए, जो अधिकांश क्षेत्र है वो अर्धशुष्क जलवायु का है, जलोढ़ मृदा का। तो इसके सबसे ऊपरी परतों में क्षारीय तत्वों की अधिकता रहती है। इसका रंग जो है हल्के धूसर से राख धूसर जैसा रंग होता है। जो ऊपरी गंगा का मैदान है उसमें बांगर पाई जाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर नदी बही है तो जो पास का क्षेत्र है, बाढ़ वाला क्षेत्र, वो खादर होगा। जो ऊपर का क्षेत्र है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है वो बांगर का क्षेत्र है। तो जो ऊपरी गंगा के मैदान का हिस्सा है वो बांगर कहलाता है। मध्य एवं निम्न मैदान के जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ के कारण मृदा का नमीनीकरण हो जाता है, जिसे खादर कहते हैं। ठीक है। क्योंकि गंगा का मैदान बहुत प्राचीन काल से बना है इसलिए इसकी गहराई जो है लगभग 2000 मीटर तक है। तो गेहूँ, गन्ना, जौ, दालें, तिलहन वगैरह इसमें उपजाई जाती हैं। चूँकि ये मिट्टी एक ही परत में जमी है तो इसमें समानता जो सॉइल प्रोफाइल है वो नहीं पाया जाता है। 4 भागों में इसको बांटा जाता है, भाबर, तराई, बांगर, खादर। ये पूछा सकता है कि मैदान जो जलोढ़ मृदा है वो कितने भागों में बटी है, तो भाबर, तराई, बांगर, खादर। ठीक है। अब देखिए इसमें भाबर क्या होता है। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए ये आपका पर्वत है, या हम एक छोटा सा इमेज क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि यहाँ से रिवर का फ्लो हो रहा है तो ये पर्वतपदीय जो क्षेत्र होगा ये अपने पास यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े अपने साथ लुढ़का के ले आएगी। तो होगा क्या कि ये पथरीली हो जाएगी भूमि, इसको कहेंगे भाबर, जो पर्वतपदीय क्षेत्र में होती है। तो भाबर में नदियाँ जो हैं वो अंदर से बहती हैं, दिखाई नहीं देती। तो कहते हैं कि नदी अदृश्य हो गई। बाद में यहाँ पर निकलती है तो इनका प्रवाह कम हो जाता है, ऊपर से दलदली क्षेत्र होते हैं तो ये बन जाता है तराई। तो ये हो गया भाबर, ये हो गया तराई। अब इसके बाद क्या आएगा, तो जो बाढ़ वाला मैदान है उसको कहेंगे खादर, और जो दूर वाला क्षेत्र है उसको कहेंगे बांगर। ठीक। तो इसका क्रम भी आप यहाँ पर देख के समझ गए होंगे। अब प्राकृतिक वनस्पति के लिए मृदा के आवश्यक पोषक तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर नवीनतम अनुसंधान देखें तो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए कुल 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब इसमें से सूक्ष्म कौन से होते हैं, प्राथमिक कौन से होते हैं, ये थोड़ा अलग अलग याद रखना जरूरी होता है। जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं जो चाहिए ही चाहिए तो वो फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो ये लगभग 6 हैं प्राथमिक पोषक तत्व, इसको याद रखेंगे। फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। जो सेकेंडरी हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, पूछा जाता है कि इनमें से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो मैग्नीज, बोरान, आयरन, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम। इनमें से कोई आपको प्राथमिक वाला भी ऑप्शन में रख देगा और इनमें से 2-3 सूक्ष्म में रख, ऐसा कुछ रख सकते हैं ना, तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी रहती है उसी में कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं। आप जानते हैं जैसे ड्रोसेरा, घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रिप वगैरह हैं, तो ये जीवों को भक्षण करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। आइए देखते हैं लाल और पीली मृदा, जो रेड एंड येलो सॉइल है। तो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग के कम वर्षा वाले इन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें, ग्रीस तथा नीस पाई जाती हैं। ठीक। तो ये पश्चिमी घाट के गिरपे क्षेत्रों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिणी भाग पर इसका विकास हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में इसका विकास हुआ, मंडलीय मृदा कहते हैं। लोहे के ऑक्साइड यानी कि मुख्यतः जो फेरिक ऑक्साइड है उसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। कमी किसकी होती है, तो वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस, इसकी कमी होती है। प्रकृति कैसी होती है, तो स्वभाव से ये अम्लीय होती है।
अब जो महीन कण वाली होंगी वो उर्वर होंगी, जो मोटे कण वाली होंगी अनुर्वर होंगी। जो ऊंची भूमियाँ हैं उसमें बाजरा, मूंगफली, आलू की खेती होगी। निम्न भूमि में चावल, रागी, तंबाकू, सब्जियों की खेती होगी। आइए देखते हैं काली और रेगुर मृदा, जो इसका निर्माण है दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों से, विशाल चट्टान के विखंडन से हुआ है। तीसरी प्रमुख मृदा है। इसका जो विकास है महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, इसके अलावा मालवा का पठार, गुजरात का काठियावाड़ प्रायद्वीप, कर्नाटक के बंगलूर मैसूरू पठार, तमिलनाडु के कोयम्बतूर मथुरे पठार, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पठार, छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र। तो ऐसे याद नहीं होंगे, इसका एक मैप यहाँ पर दिया है। इस मैप को जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कौन सी मृदा कहाँ पर है। तो आप देखेंगे काली मृदा का जो क्षेत्र है, देखिए ये लिखा है काली मृदा। तो इस कलर में देखिए ये जो क्षेत्र है इससे मिलते जुलते आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी आपने पढ़ी ली है काफ़ी हद तक, तो इसमें आपका जो क्षेत्र है आपको पता चल जाएगी कौन कौन से हैं। तो आपको बहुत स्टेट नहीं याद करने पड़ेंगे। जैसे जलोढ़ मृदा को देखें तो ये वाला पूरा बेल्ट आपका दिया ही है, तराई क्षेत्र से लेकर के ये पूरा। इसी प्रकार जो आपका वन और पर्वतीय लाल और पीली मृदा है, तो देखिए लाल पीली मृदा आपको दिख ही रही है किन क्षेत्रों में, तो इनके नाम आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप इसको अगर मैप से देखेंगे तो बहुत अच्छा आसानी से आपको याद रहेगा, और वो जब आप आंसर देने लगेंगे तो वो याद भी रहेगा। ठीक है। तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। ठीक, इसको नाम दिया गया है काली कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी। इसका नाम और भी है, उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी कहते हैं, चरनोजम, और दूसरी ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। तो 4 नाम हो गए, कोई भी पूछा सकता है। उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को क्या कहते हैं, तो करेल कहते हैं, ऐसा पूछा सकता है। तो कपास के लिए तो फेमस है ही, इसके अलावा गन्ना, गेहूँ, प्याज, फलों की खेती होती है। देखिए जो काली मिट्टी होती है वो मृणमय, गहरी, अपारगम में होने के कारण गीली होने पे चिपचिपी हो जाती है, तो इसका ये मुख्य गुण है। लेकिन जब ये सूखती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो होता क्या है कि ऐसा लगता है कि जैसे इसकी खुद ही जुताई हो गई है, तो इसको कहते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा। तो पूछा जाएगा कि स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी है, पूछा गया है, तो वो काली मृदा है। इस मृदा की जलधारण क्षमता अत्यधिक होती है, इसके कारण सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। शुष्क ऋतु में भी यह मृदा अपनी नमी बनाए रखती है। इसमें देखें तो ह्यूमस, एल्यूमिनियम, लोहा के टाइटेनिफेरस, मैग्नेटाइट यौगिक उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैव तत्वों की मात्रा कम होती है। पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो जो ये थोड़ा कम ज़्यादा है ना, इसको लेकर भी बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसका जो है यहाँ पर एक नज़र में इनको दिया गया है कि भारतीय मृदाएँ एक नज़र में, तो इसमें भी किन की प्रचुरता है किन की कमी है वो आपको यहाँ बुक में एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है। क्षेत्र भी दिया है, मुख्य फसलें भी दी हैं, भारत के कितने भूभाग पर है वो भी दिया गया है, किन का अभाव है। तो ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आपने देखा कि जो ये आपकी काली मिट्टी है वो इसमें कौन कौन सी होती हैं फसलें, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस जैव तत्वों की मात्रा कम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। आइए देखते हैं अब लेटराइट। लेटराइट मृदा जो है इसका विकास कहाँ होगा, तो इसको पहले मैप पर देख लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको समझ में आएगा कि अब इसकी खासियत आपको समझ में आ जाएगी। लेटराइट मृदा आप देखेंगे तो जहाँ अधिक ऊष्मा होगी, जहाँ अधिक वर्षा होगी, तो एक तो पश्चिमी तटीय भाग देखेंगे और दूसरा ये वाला हिस्सा देखेंगे बीच में थोड़ा सा, मेघालय का, असम का थोड़ा सा हिस्सा। ठीक, तो ये वाले हिस्से में देखेंगे तो लेटराइट मृदा पाई जाती है। आप जानते हैं कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वहाँ से सर्वाधिक वर्षा होती है और इस क्षेत्र में भी सर्वाधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी, मानसून, नामक रहेंगे। तो आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ की स्थितियाँ कैसी होंगी। अब लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ उच्च तापमान, भारी वर्षा होती है। इसके कारण क्या होगा कि जल के साथ चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है। लोहे का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की यौगिक मृदा में शेष बचा रहता है। मिट्टी का रंग लाल भूरे रंग का होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, तो ये पश्चिमी घाट के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर, फिर राजमहल, छोटा नागपुर का पठार, असम के पहाड़ी क्षेत्र, मेघालय के पठार में। होता क्या है अधिक वर्षा की वजह से कि यहाँ उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तीव्र गति से नष्ट या समाप्त कर देते हैं। इसके कारण इसमें जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी हो जाती है। रबड़ और कॉफ़ी के लिए फसल
सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर प्रमुख देखें तो चाय, कहवा, रिबड़, सिनकोना, काजू, मोटे अनाजों की मसालों की कृषि की जाती है, लेकिन इसे कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, ये मृदा भी सूखने के बाद कड़ी और पथरीली हो जाती है, इसलिए इसका प्रयोग जो है मकान निर्माण के लिए जो ईंट बनती है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, थोड़ा साइंस में कभी कभी पूछा जाता है, कभी एग्रीकल्चर में पूछा जाता है, कभी ज्योग्राफी में, तो यहाँ पे इसको देख लेना जरूरी हो जाता है कि मृदा के पोषक तत्व और पौधे में उनके कार्य क्या हैं। तो पोषक तत्व जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस से जड़ों का विकास, ऊर्जा संग्रहण, शीघ्र फल पकाने में फास्फोरस का प्रयोग होता है। नाइट्रोजन का काम क्या है, वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन। पोटेशियम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पानी का उचित अवशोषण करने। कैल्शियम जो है ये कोशिका संरचना और कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सल्फर जो है वो प्रोटीन और तेल के निर्माण में सहायक है। मैग्नीशियम पौधे में लोहे के अवशेषण में सहायक है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। या फिर क्लोरोफिल का मुख्य तत्व भी है मैग्नीशियम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इसमें सारे पूछे जाते हैं। आयरन जो है वो श्वसन और क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए उपयोगी है। मॉलिब्डेनम जो है दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। कोबाल्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विटामिन B12 का निर्माण करता है। सोडियम जो है सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा को खोलने में सहायक होता है। तो अभी पूछ लिया ऐसे कि स्टोमेटा को खोलने में सहायक कौन सा तत्व होता है, तो सोडियम होता है। इसीलिए आपको बताया था कि वहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, कई हैं, लेकिन काम सबके इम्पॉर्टेंट है। जिंक जो है वो एंजाइम सक्रियता या प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा यहाँ साइंस का भी क्वेश्चन इसको माना जा सकता है, एग्रीकल्चर का भी माना जा सकता है, और इसको ज्योग्राफी में मिट्टियों में भी पूछा जा सकता है। तो जिस जहाँ भी पूछा जाए क्वेश्चन तो हमें सारे हल करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देना है। हिली सॉइल देखते हैं, पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय से आप समझ ही गए होंगे कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी के पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर ये पाई जाती है। अब चूँकि इनका जब पर्वतीय पता चल गया तो वहाँ की स्थितियों से आप थोड़ा सा आपको पता है, तो इनकी स्थितियाँ जो प्रमुख हैं, बातें हैं, उनको देखते हैं कि अम्लीय प्रकृति की होती हैं। जीवाश्मों की अधिकता तो होती है, लेकिन वहाँ के जीवाश्मों का अपघटन नहीं हो पाता, तो इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। जो चूँकि पर्वतीय भाग है तो यहाँ इनके मृदा की गहराई कम होती है, लेकिन संबंध युक्त होती है, ढालों पर विकसित होती है, इसीलिए बागानी कृषि, चाय, कहवा, मसालों, फलों के लिए उपयोगी होती है। अब देखते हैं शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। तो जहाँ बहुत कम वर्षा होगी वहाँ पर होंगे, तो इसलिए वहाँ पर ह्यूमस का भी अभाव पाया जाएगा। फिर ये क्या है कि ये जो शुष्क वाली मृदा है ये लगभग 4.32% भारत के क्षेत्र पर पाई गई है। जैसे पश्चिमी राजस्थान है, दक्षिणी पंजाब है, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में, तो इसमें रेत सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक तरीके का आप समझिए कि मरुस्थल। तो कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस वगैरह भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव होता है। तो अगर प्रकृति देखें तो क्षारीय या लवणीय मृदा होती है ये। इसमें क्या उगता है, ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन वगैरह उगता है। सलाइन सॉइल को देखते हैं, लवणीय मृदा। लवणीय मृदा का विकास शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु तथा जलाक्रांत व अनूप क्षेत्रों में होता है। ये मृदा संरचना की दृष्टि से बलुई से लेकर दोमट तक हो सकती हैं। क्योंकि इसमें लवण की अधिकता होती है, इसलिए इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के अनुपात की अधिकता रहती है, और नाइट्रोजन और चूने की अल्पता पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है सलाइन सॉइल का। तो मृदा को कृषि के दृष्टिकोण से अनउर्वर मृदा के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए इसमें वनस्पतियों का भी अभाव पाया जाता है। अगर इनकी बात करें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और सुंदरबन में ये पाए जाते हैं। कच्छ के रन में भी लवणीय मृदा मिलती है। तो जो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर गहन कृषि के कारण सिंचाई में केशिकात्व क्रिया को बढ़ती है, तो क्या होता है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह हैं, लवण, क्षार, ये ऊपर जम जाते हैं, जिससे लवणीय मृदा में परिवर्तित हो जाती है, तो उर्वरता खत्म हो जाती है। इससे क्या होगा कि वो ज़मीन रेह, ऊसर या कल्लर बन जाती है। इनको अगर सुधारना हो तो जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम पाइराइट के प्रयोग से लवणीय मिट्टियों को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। लवण प्रतिरोधी कुछ फसलें या वृक्ष भी लगाए जा सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है बरसीम, धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, फलसा और जामुन। तो ये हैं जो लवण प्रतिरोधी फसलें हैं, ये भी इसमें लगाई जा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट, जिप्सम पाइराइट और ये फसलों के नाम, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पीटीएम जैव मृदा को देखते हैं, तो इनका निर्माण जो होता है वो डेल्टाई क्षेत्रों में जल भराव के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो अविघटित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इसके कारण मृदा की अम्लीयता भी अधिक हो जाती है।
उच्च लवणीय मृदा है, इसमें पोटास तथा फास्फेट की कमी होती है और ये अम्लीय स्वभाव की होती हैं। फेरस आयरन होने से प्रायः इनका रंग नीला होता है। पीट मृदा में ही मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है। केरल का अलाप्पुझा जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती हैं। हल्की उर्वरता वाली फसलों हेतु उपयुक्त है, तो इसमें जीवांश में अंश और ह्यूमस अधिक मात्रा में होते हैं, जिस कारण यह मृदा गहरे काले रंग की होती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मृदा के गठन के वर्ग एवं व्यास। ये क्वेश्चन तो अक्सर कर पूछे जाते हैं, मतलब ये घुमा फिरा के हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो इसमें लगा दिया जाता है कि इनका क्रम लगाइए, या उनकी व्यास पूछ लिया जाता है उनके कणों का। तो बालू के बाद आएगी मोटी बालू, मोटी के बाद मतलब बहुत मोटी बालू, उसके बाद मोटी बालू, फिर महीन बालू, फिर बहुत महीन बालू, फिर गाद, मृत्तिका, ऐसे आएगी। यहाँ पर इनका क्रम दिया हुआ है। 2 से 1 मिलीमीटर जो है बालू होगा। 1 से अगर आधा कर दें, 1 से आधा मिलीमीटर तक बहुत मोटी बालू होगी। आधा का भी आधा कर दें यानी कि 0.25, तो मोटी बालू कहलाएगी। अब 0.25 के नीचे जाएंगे तो बारीक बालू हो जाएगी, महीन बालू। तो वो कैसी हो जाएगी, तो इसी 0.25 से होगी, तो लगभग ये पहुंच जाएगी 0.1। उसके बाद देखें तो बहुत बारीक हो जाएगा, तो 0.10 से देखेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा 0.05। गाद देखें तो 0.05 से ये पहुंच जाएगा 0.002। ये सिल्ट और क्ले अक्सर कर पूछा जाता है। उसके बाद भी अगर उससे कम हो जाएगी 0.002 से, तो उसे कहा जाएगा क्ले, चिकनी मिट्टी, गाद। तो ये रहा मृदा का गठन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। एक इनिशिएटिव लिया गया था फरवरी 2015 में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यहाँ डिस्कस किया गया है। तो फरवरी 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें यह था कि 14 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनके मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं वो लिखे हों और जिससे कि उनको पता लगाया जा सके। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय मृदाएं एक नज़र में। तो मैंने आपसे भी पहले भी कहा कि शॉर्ट में दिया हुआ है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में लेके आएंगे। जो मृदा से संबंधित अन्य तथ्य हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन सेट भी है बुक में, उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और ये मृदा वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आपका लेक्चर भी बड़ा नहीं होता है और आपका पढ़ने में भी मन लगा रहता है। तो इसको आप रिवाइज़ करिए, बुक में एक बार देखिए, अंडरलाइन करिए, इसको नोट करिए। अगर आप मेरी बातें सुनते हुए नोट ही करते चलते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा। तो मिलते हैं मृदा के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।